हेलो एवरीवन, सभी को सादर नमस्कार। गणित ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 की तैयारी हेतु कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय से संबंधित प्रश्न जो हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनको कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न इस तरह से हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/12 है। इनमें से एक संख्या ऋण 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, क्योंकि पहली संख्या ऋण 5/6 गुणा x, पहली संख्या हमारे पास ऋण 5/6 है गुणा दूसरी संख्या x हमने मान लिया बराबर ऋण 5/12 है। चूँकि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मीन्स x की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए x इक्वल ऋण 5/12 और ऋण 5/6, चूँकि यहाँ पे x के साथ गुणा में है इसलिए पक्षांतर होने पे विपरीत क्रिया होती है, तो 6 था भाग में इसलिए ऊपर गुणा में जाएगा और ऋण 5 गुणा में था इसलिए ऋण 5 नीचे भाग में आएगा। अब चूँकि बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए ऊपर ऋण 5 है और नीचे भी ऋण 5 है, तो ऋण 5 से ऋण 5 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कम 6 और 12 दो बार। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 प्राप्त हुई। मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन डी नंबर प्राप्त हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कोष्टक के अंदर, ऋण 4/5 गुणा ऋण 6/18 धन दूसरे कोष्टक के अंदर ऋण 4/5 गुणा 7/12 का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करते हैं। तो ऋण 4/5 गुणा 6/18, ये हमारा पहला कोष्टक में है, धन ऋण 4/5 गुणा 7/21, ये दूसरे कोष्टक के अंदर है। अब ये कैंसिल हो रहा हो तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 6 एकम 6, 6 3 18, 7 एकम 7, 7 3 21। तो इस तरह हमारे पास बचा यहाँ पर ऋण 4 एकम 4 और ऋण 5 3 15 धन कोष्टक के अंदर ऋण 4/15। यहाँ पे ऋण 4/15 और यहाँ पे ऋण 4/15 है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे 8/15। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें सी नंबर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या चाहिए, तो ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या हमारे पास ऋण 3/1 प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्व, ऋण 35/ऋण 77 का मानक रूप क्या होगा? मीन्स इसे हल करने हैं हमें। तो जी 7 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 7 5 जा 35 और 7 11 जा 77 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह इसका मानक रूप होगा 5/11। मीन्स इसके 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 1/4 में जोड़ने पर ऋण 1 प्राप्त होगा? तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x है। तो ऋण 1/4 धन x बराबर ऋण 1। x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x इक्वल ऋण 1, ये था माइनस में, इसलिए पक्षांतर पे प्लस में जाएगा 1/4। यहाँ 1 के अपान कुछ नहीं, मतलब 1 है। दोनों का एलसीएम लिया हमने, 4 प्राप्त हुआ। 1 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 इक्वल -3/4। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/-3/4। तो इसके 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संख्या ऋण 6/11 में से घटाने पर ऋण 1 प्राप्त होगा? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसका हल भी उसी तरह से होगा। ऋण 6/11 माइनस x इक्वल -1। चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x का उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, या -6/11 का कर लीजिए। यहाँ बचेगा -x इक्वल -1 प्लस 6/11, इसके अपान 1, दोनों का एलसीएम हो गया 11, तो 11 1 जा 11 प्लस 6 इक्वल -5/11। साथ में इधर -x चल रहा है, -x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x इक्वल टू 5/11। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ हमें 5/11 डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण 3 से छोटी परिमेय संख्या होगी। ऋण 3 से छोटी, ऋण 3 से छोटी परिमेय संख्या, ऋण, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परिणाम अधिकतम है? पहला है 2 + 3 = 5। अगला है 2 - 3 = -1। 2 × 3 6 और 2/3। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी नंबर, 2 × 3। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है एक धनात्मक संख्या। 10वां क्वेश्चन, इसे भी हल करना है हमें। और यहाँ पर पहला हमारे पास एक लिखा है 0/7, मीन्स 0 का जब भी किसी में मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स गुणा होता है, तो उसका आंसर हमेशा 0 प्राप्त होता है। अर्थात इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वाला 0। क्वेश्चन नंबर 11, एक समबहुभुज होता है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए। पहला है केवल समबहुभुज, दूसरा है केवल समकोणिक, तीसरा है समभुज तथा समकोणिक दोनों, और चौथा ऑप्शन है समबहुभुज हो किंतु समकोणिक ना हो। इसका सही आंसर होगा समबहुभुज और समकोणिक, मीन्स आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दी गई आकृति में x का मान होगा, मीन्स हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये चित्र दिया गया है हमारे पास,
इस चित्र में x का मान ज्ञात करना है। और हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। मीन्स और दो कोण दिए, तीसरा कोण भी हमें पता है। तो लीजिए इसको हल करते हैं। तो पहला कोण है 46 अंश प्लस 120 अंश प्लस 90 प्लस x इक्वल 360 अंश। इन सब का टोटल करते हैं तो 6 15 256 प्लस x इक्वल 360। x इक्वल 360 माइनस 256। x इक्वल 10 माइनस 6 4 5 माइनस 5 0 1 104 अंश। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो 13 नंबर के क्वेश्चन का हमारा जवाब होगा 60। सी नंबर का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? मीन्स उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1, B2, C3 और D4। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहुभुज में अधिकतम कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? किसी भी समबाहुभुज में कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी 120 अंश। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण ए का मान 75 अंश हो तो कोण बी का मान होगा, मतलब हमें कोण बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्योंकि कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है और सदैव कोण ए और बी मीन्स आसन्न कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। मीन्स कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। अब चूंकि हमें इनके मान रखने, तो ए का मान हमें पता है 75 अंश प्लस कोण बी इक्वल 180। कोण बी का मान निकालना है तो कोण बी बराबर 180 अंश माइनस 75 अंश इक्वल 0 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0 और 1 का 1। मीन्स कोण बी का मान होगा 105 अंश। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में है समबाहुभुज है। 17 नंबर में समबाहुभुज मतलब ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर की हों। तो इस चारों आकृतियों में ए बी सी डी चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 18। आयत NICE के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। यदि ON 2x + 3 और
OE 3x-1 हो तो x का मान क्या होगा। हमारे पास दिखाई दे रहा है ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं और आयत के विकर्ण सदैव एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते मीन्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हल करते हैं तो प्राप्त होगा हमारे पास 3x -1 इक्वल 2x + 3। x वालों को एक साइड करेंगे, संख्या को दूसरी तरफ करेंगे मीन्स पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x इक्वल 3 + 1। तो 3 - 2 x इक्वल 3 + 1 4 मीन्स x की वैल्यू प्राप्त हुई 4। इस तरह से x का मान हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 4 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, पतंग के आकार के चतुर्भुज में विपरीत सिरों को मिलाने वाली रेखाखंड होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी परस्पर लंब समविभाजित करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए समचतुर्भुज PQR में भुजाओं की माप कितनी है। PQR ये चित्र दिखाई दे रहा है PQR, इसमें हमें भुजाओं की मान ज्ञात करनी है। सम चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में इसकी भुजाओं की माप कितनी होगी तो इसका आंसर होगा, इसके विकर्ण दिए हुए हैं पहले से, एक है 4 और दूसरा है समद्विभाजित में विकर्ण OS का मान 4 दिया गया है और OR का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि पतंग या समचतुर्भुज की पतंग वाली आकृति, इसमें विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं मीन्स 90 एंगल कोण होता है। तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण इसमें SR है तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 1:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। इसे ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का मान सदैव, उनका योग सदैव 180 अंश होता है। तो हमने पहला वाला आसन्न कोण को माना। हमारा पहला आसन्न कोण है x तथा पहला आसन्न कोण बराबर x अंश तथा दूसरा बराबर 2x। अब प्रश्न के अनुसार x + 2x इक्वल 180 अंश, तो x बराबर होगा 180 अंश बटे 3 60। x इक्वल हो गया 60। ये हमारा पहला आसन्न कोण है तथा दूसरा होगा हमारा 2x और x की वैल्यू हमारे पास 60 प्राप्त हुई है तो ये हो जाएगा 2 + 60 मीन्स 120 अंश, मतलब 120 अंश। इस तरह से हमारे चारों चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के मान ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई आकृति में PQRS, ये आकृति दी गई है PQRS तथा
CDEF दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये समानांतर चतुर्भुज हैं, इसमें कोण x का मान ज्ञात करना है। तो समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। इसका कोण S का मान हमारे पास हमें पता है। कोण S की वैल्यू है 110 अंश और कोण D की वैल्यू है 70 अंश। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर के होते हैं। तो यहाँ पे ये D का मान अगर 70 है तो F का मान भी 70 होगा और P और D ये आसन्न कोण हैं, इनकी वैल्यू भी सदैव, या जिस प्रकार S और P ये भी आसन्न कोण हैं तो इसका मान भी 70 होगा। तो J70 आपस में ऐड हो जाएंगे, मीन्स F का मान भी 70 होगा और R का मान भी 70 अंश होगा। इस तरह से 70 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180। हमें चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है तो x बराबर होगा 180 मतलब 180 अंश ऋण 140 अंश बराबर 40 अंश। इस तरह से x का मान हमें 40 अंश प्राप्त होगा। मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 अंश है, उसमें भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें, चलो ज्ञात करते हैं। किसी भी त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का मान 360 अंश होता है, तो 360 में हमें 24 से डिवाइड करनी है। तो 360 में 24 से भाग देंगे, 360 बटे 24, 24 से अगर भाग देते तो 24 एक कम 24 बच गया 12, 24 पंचे 120। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए 15। नीचे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अवतल बहुभुज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कि कौन सी आकृति अवतल बहुभुज नहीं है। इसका आंसर नंबर सी होगा, सी अवतल बहुभुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृति में y का मान होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में दो बाह्य कोण दिए गए, तीसरा बाह्य कोण मीन्स y का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान सदैव 360 अंश होता है, तो हमारे पास दो बाह्य कोण, एक है 125 अंश, दूसरा है 110 अंश, तीसरा y जो हमें ज्ञात करना है और इनटू सबका योगफल होगा 360 अंश। अब चूंकि y का मान निकालना है इसलिए y बराबर 360
ऋण 235 अंश। इसको हमने घटा लिया तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। इस तरह से y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 125 अंश। मीन्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 125 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आकृति में 20 नंबर 7 क्वेश्चन है। आकृति में एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू का मान होगा। इस क्वेश्चन में बाह्य कोण एक्स, वाई और जेड तथा डब्ल्यू के मान हमें ज्ञात करने हैं। मीन्स चारों बाह्य कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो लीजिए, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि एक सीधी सरल रेखा है, इसमें 120 अंश और x, ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसमें x का मान प्राप्त होगा। x की वैल्यू प्राप्त होगी x प्लस 120 मतलब 120 अंश ऋण 180 बराबर 180 अंश। तो x का मान निकालना है, इसलिए 180 में से 120 कम हो गए तो 60 अंश। मीन्स x का मान तो आ गया 60 अंश। इसी तरह से y का मान होगा। y का मान निकालने के लिए 180 में से 80 घटाएंगे तो y का मान होगा 100 अंश। z का मान निकालना है तो z की वैल्यू होगी z का मान होगा, पहले तो हमने x का मान निकाला था तो x का मान आया था हमारे पास 60 अंश, y का मान आया था हमारे पास 100 अंश, z का मान होगा 180 माइनस 60 120 अंश और w का मान होगा क्योंकि हमें 3 बाह्य कोण पता है और चौथा बाह्य कोण पता करना है, हमें ये पता नहीं है तो उसको ज्ञात करते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 अंश। तो w बराबर x वाई जेड तीनों के मानों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे तो 360 ऋण 220 280 अंश। इस तरह से w का मान प्राप्त होगा 80 अंश। अब चूंकि हमें चारों का टोटल ज्ञात करना है, 280 धन 80 ऐड करेंगे तो टोटल मान प्राप्त होगा हमें 360 अंश। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 360 अंश। वैसे सीधे भी इसका आंसर दिया जा सकता था क्योंकि बाह्य कोण दिए थे, पर आते कैसे हैं इसलिए हम इसको पूरी तरह से हल किया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 38 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आसन्न भुजा होंगी। तो पहले हमें समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र लगाना होगा। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई।
बराबर दिया गया है 38 सेंटीमीटर। 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर 38 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें एक भुजा दी गई है, एक भुजा का मान है 12, दूसरी हमें ज्ञात करनी है बराबर 38। एक्स का मान निकालने चलिए पहले 2 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ बचेगा 12 धन एक्स, 2 गुणा होते चलिए भाग में गया 38/2, 2 से 38 17 बार क्रॉस हो गया। एक्स का मान निकालना है इसलिए एक्स बराबर 17 ऋण 12 बराबर 5, मीन्स दूसरी भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ किधर गया प्रश्न क्रमांक 28। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 38 सेंटीमीटर है, एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर, तो आसन्न भुजाएं ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होगा परिमाप जो कि 38 सेंटीमीटर दिया गया है, सूत्र लगाते हैं तो 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 38, 2 यहाँ गुणा में से उधर पक्षांतर होगा तो भाग में चल जाएगा, और लंबाई का मान हमारे पास 12 दिया गया है, धन चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है बराबर 38/2, 2 से 38 19 बार कटा, एक्स की मान चौड़ाई निकालना है इसलिए चौड़ाई बराबर 19 ऋण 12, तो चौड़ाई प्राप्त हुई हमें 7 सेंटीमीटर। मीन्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक नंबर 29। ऋण 7/3 के आधे में क्या जोड़ेंगे कि क्षेत्रफल 1 प्राप्त होगा। तो क्या जोड़ेंगे पूछा तो हमने उसको x मान लिया। ऋण 7/3 में माना हमने x जोड़ा तो हमें योगफल प्राप्त हो रहा है 1। x का मान निकालना इसलिए ऋण 7/3 का पक्षांतर करेंगे, ऋण में था इसलिए धन में जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो दोनों को हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम लिए 3 आया, तो 3 1 जा 3 प्लस 7 इक्वल 10/3। मीन्स इस क्वेश्चन का सॉरी इसमें ऋण 3/7/3 के आधा बोला था, आधा बोला मीन्स इसमें हमें इसका आधा करना है, मीन्स इसमें हमें गुणा करना है 1/2 का, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। अब एलसीएम होगा 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 3 13/6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 13/6। प्रश्न क्रमांक नंबर 30।
निम्नलिखित में से एक चर वाली रैखिक समीकरण है। यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण हमारे पास दिख रहा है। एक चर वाला एक समीकरण जिसमें चर 1 होना चाहिए और उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। और समीकरण मीन्स जिसके दो पक्ष होते हैं, दाएं और बाएं। तो इसके 4 विकल्प में से ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्रमांक नंबर 31। संख्या 4 के 3 लगातार गुणज का योग 84 हो तो इनमें से कौन सा बड़ा गुणज होगा। तो 4 के 3 लगातार गुणजों का योग 84 है। तो 4 के गुणज तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 के गुणज वो चाहिए हमें जिनको तीनों को जोड़ने पर, कंटिन्यू लगातार वालों को जोड़ने पर 84 होना चाहिए। तो हमारे पास एक होगा 24 प्लस 28 प्लस 32। इन दोनों को तीनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है हमें 84। और इनमें से सबसे बड़ा गुणज हमारे पास 32 है। मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 32, सी नंबर का ऑप्शन। किसी संख्या को 1/2 से गुणा करके उसमें 1/2 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो अपन किस संख्या बोला है, तो किस संख्या को अपन x मान लेते हैं। माना कोई एक संख्या x है, किसी संख्या x को 1/2 से गुणा करने पर इसमें एक संख्या, माना वही संख्या x है, इसके साथ हमें 1/2 का गुणा करना है, करके इसमें 1/2 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो x का मान निकालना है, इसलिए पहले हम 1/2 का ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा x/2 बराबर 1/2 ऋण 1/2। 1/2 में से 1/2 घटा तो 0 बचा। इधर हो गया x बराबर 2, x/2 बराबर 0। तो x बराबर इसका मान होगा 0। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन क्रमांक नंबर 33। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। x/5 बराबर x ऋण 2/5। x ऋण 5/2 बराबर x ऋण 2/5। इसको हल करना है, मीन्स x का मान ज्ञात करना है। तो लीजिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका तिर्यक गुणा करना होगा। तो 5 गुणा कोष्टक के अंदर x ऋण 5 बराबर 2 गुणा कोष्टक में x ऋण 2। 5 एकम 5x ऋण 25 बराबर 2x ऋण 4। x वालों को एक तरफ ट्रांसफर मतलब पक्षांतर कर लेते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ होगा 5x ऋण 2x बराबर ऋण 4 और 25 यहाँ पे ऋण में था तो धन में आ गया। 5x में से 2x गया तो 3x बराबर 25 ऋण 4 21। x का मान निकालने के लिए 3 का भाग की तो 21/3। 3 से 21 7 बार कटा। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ। मीन्स प्रश्न का क्रमांक नंबर 33 का सही हल होगा ऑप्शन नंबर ए, 7।
प्रश्न क्रमांक नंबर 34। 34 नंबर का प्रश्न का है, यदि 20 रुपये के को y से प्रदर्शित किया जाए, मतलब y की जगह हमें 20 लिखना है, तो 100 रुपये के 3 गुने को किस से प्रदर्शित करेंगे या किया जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पहले समझना होगा। प्रश्न ने हमसे कहा है, यदि 20 रुपये को y से प्रदर्शित किया जाए तो 100 रुपये को किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे ये 15 y के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। परंतु कैसे प्राप्त हुआ इसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसको हल करने के लिए बड़ा सटीक सा हल होगा। 300 के 3 गुने 100 के 3 गुने मतलब 3 गुणा 100। अब 3 गुणा 100 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 5 गुणा 20। और चूंकि हमको पहले से पता है कि y बराबर 20, मतलब 20 की जगह पे हमें क्या लिखना है, y। तो यहाँ मान रख देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 मीन्स y। तो 3 में मल्टीप्लाई 5 को किया, मतलब 3 गुणा 5 किया तो 5 दिया 15 y। इस तरह से इसका आंसर होगा 15y। क्वेश्चन नंबर 34, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। किसी भी रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, समीकरण 5 कोष्टक के अंदर 3p धन 3 कोष्टक बंद ऋण 3 कोष्टक शुरू 2p ऋण 6 कोष्टक बंद ऋण 3p कोष्टक स्टार्ट 5p + 3 = 0 में p का मान ज्ञात करना है। तो चलो p का मान ज्ञात करते हैं। तो p का मान के लिए चलिए 5 का पहले अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 तिया 15p धन 3 तिया 9। अब ऋण 3 का अंदर हो रहा है तो ऋण हो जाएगा 3 दूनी 6p, ऋण चिन्ह अंदर जा रहा है इसलिए चिन्ह बदला 6 तिया 18। शेष ऋण जा रहा है तो ऋण 15p ऋण 3 तिया 9 बराबर 0। यहाँ पे 15p प्लस में भी था और माइनस था इसलिए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा -6p। संख्या को देखते हैं। ये 9 प्लस की थी, 9 माइनस की थी, वो भी कैंसिल हो गई। +18 बराबर 0। p का मान निकालना इसलिए ऋण p बराबर 18 धन में था तो ऋण में जाएगा ऋण 18 p बराबर ऋण 18 बटे ऋण 6। तो p का मान होगा 18 बटे 6 6 3 18 p बराबर 3। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा
सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। टी का मान दिया गया 5 के लिए कौन सी समीकरण संतुष्ट होती है? तो टी का मान रख के देखना है हमें, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो सभी में रख के देखते हैं। तो लीजिए रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन पे भी टी का मान रख के देखते हैं, अगर बराबर आ गया तो वो आंसर सही होगा। तो लिखा है 2t ऋण 3 बराबर टी धन 2। तो 2 का तो 2, टी का मान हमारे पास 5 दिया गया है, ऋण 3 बराबर 5 धन 2, ये हो गया 10 ऋण 3, इधर हो गया 7, 10 में से 3 गए 7, मीन्स पहले ही ऑप्शन सही है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 27 और 37 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। 28, यदि किसी संख्या में दहाई का अंक z हो तो इसका स्थानीय मान होगा, दहाई में होगा तो उसका ऑप्शन नंबर, दहाई बोला मीन्स 10 का, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, समीकरण 2x ऋण 3 बराबर x धन 2 कि दोनों पक्षों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो चलिए 3 जोड़ के देखते हैं क्या प्राप्त होता है। दोनों पक्षों में 3 को जोड़ने पे उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो जैसे का वैसा ही रहेगा। मीन्स 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, समीकरण m/2 धन 2m/3 ऋण 3m/4 बराबर 5 में m का मान होगा। मीन्स हमें यहाँ में m का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। तो पहले हमें 2, 3, 4 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हमें प्राप्त होगा, ऐसा करके एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4 सम संख्या रहती है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 100 में इसलिए 2 का देंगे, 1 का 1, 3 का 3, 2 1 जा 2। अब 3 का देंगे तो 3 1 जा 3 1। एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ 12। मीन्स इसका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 12। अब 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 6 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6m प्लस 3 से देंगे तो 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 8m माइनस 4 से देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9m बराबर 5। ट्वेल्व को यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे और m प्लस प्लस वालों को जोड़ के 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचा 7m नहीं 5m इक्वल 12 पंचे 60, m बराबर 60 बटे 5 गुणा में 10 भाग में गया, 5 12 60, m का मान प्राप्त हुआ हमें 12। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर प्राप्त हुआ 12 मीन्स 12।
मीन्स 12/1 भी लिखा जा सकता है उसको, क्योंकि सभी के बटे में 1 लिखा नहीं रहता पर रहता ही है। इस क्वेश्चन में आंसर में 12/1 दिया हुआ, इसलिए उसका आंसर डी नंबर सही होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 41। समीकरण में पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। केवल चर का, केवल अचर का, चर अचर दोनों का, किसी का भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, चर और अचर। पक्षांतर करने पे चाहे चर हो चाहे अचर हो, पक्षांतर होकर जाता है तो अपोजिट साइन मीन्स चिन्ह के साथ ही जाता है। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, चर और अचर दोनों। इस तरह इसका आंसर नंबर सी प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक नंबर 42। ये 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो पहले चर चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2m, m इधर एंड में था इसलिए इधर में चले गया, बराबर 26/3 पहले से है। अचर इधर से पक्षांतरों के बाएं पक्ष में गया, ये हो गया -5/3। आधार एक समान है इसलिए ऊपर की संख्याएं सीधे बीच में रहने तो घट जाएंगी। 21 में से 5 गए, 26 में से 5 गए, 21/3। इधर ये दोनों जुड़ गए, हो गए 3m। अब 3 से 21 7 बार कट गया। m का मान निकालना, इसलिए m बराबर 7/3। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब m बराबर ऑप्शन नंबर बी 7/3 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। x बटे y बराबर 2/3। तो x ऋण y, x ऋण y और x धन y का मान ज्ञात करना है। लीजिए इस प्रश्न को हल करने के लिए x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखते हुए हल करते हैं। तो ये हो गया 2 ऋण 3 बटे 2 धन 3 बराबर, बड़ी संख्या ऋण की इसलिए ऋण 3 में से 2 गया 1/5। मीन्स इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋण 1/5। इस तरह से अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसके निर्देश हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। संलग्न पाई चार्ट एक माह में किसी परिवार के विभिन्न मदों में व्यय एवं बचत दर्शाता है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 44 से 48 तक सही विकल्प चुनिए, जबकि परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है। तो इनके इससे संबंधित प्रश्नों के हमें जवाब ढूंढने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, क्वेश्चन नंबर 44। किस मद में व्यय सबसे अधिक है? तो हमारे पास ये पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा व्यय भोजन मद पे हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन। प्रश्न क्रमांक नंबर 45। किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? परिवार की कुल बचत हमारे पास दिख रही होगी 10% है। बचत कितने परसेंट है? 10%। तो प्रश्न हमसे पूछा है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल आय के बराबर है? तो इसका सही जवाब है मकान किराया, ऑप्शन नंबर सी। कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है? तो हमें दिखाई दे रहा होगा कपड़े पे हुआ मासिक व्यय, कपड़े पे 15% का मासिक व्यय हो रहा है। तो इसे हल करना होगा। 15% गुणा 20,000,
परसेंटेज का चिन्ह हटा दें तो नीचे 100 प्राप्त होता है। तो 15/100 गुणा 20,000, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 15 गुणा 200 3,000। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल व्यय यानी कुल खर्च की राशि कितनी है। मतलब शिक्षा और भोजन दोनों पर हमें राशि निकालनी है और उन दोनों को ऐड करनी है, जोड़ना है। तो शिक्षा पे हमारे पास 20% है और भोजन पे हमारे पास 25% है, कुल मिला के 45% है। इसको हल करते हैं। 45% गुणा 20,000, 45 गुणा 200, 45 दूनी 90 और 2 जीरो के 2 जीरो, 9,000 रुपये। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 48, यदि परिवार की मासिक बचत 2,000 रुपये हो तो चिकित्सा पर कुल मासिक व्यय है। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है चिकित्सा पर 9% है, और बचत हमारी 10% है। इसका सही आंसर होगा चिकित्सा पर मासिक व्यय 9% गुणा 20,000, 9/100, 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 गुणा 200 मीन्स 1,800। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1,800। प्रश्न क्रमांक नंबर 49, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 50, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।